तो हमने कल ऐसे कहाँ तक देख लिया था। एक चीज़ देखो, हमने ये देख लिया था कल कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने हमने देख लिया था कि हम इसकी परिभाषा देख ली थी, फिर हमने आवश्यकता क्यों है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो हमने वो देख लिया था। उसके बाद हमने ताप दाब घनत्व संबंधी देख ली थी। उल्लिका पिंड भी देख लिया था, उल्लिका पिंड संबंधी साक्ष्य भी देख लिए थे, है ना। कि जैसे उल्लिका पिंड कोई आ जाता है, जब उस पर उसको हम रिसर्च कर लेंगे, ठीक से देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की लगभग बनने की प्रक्रिया एक जैसी है इसलिए। फिर हमने देख लिया था गुरुत्व संबंधी साक्ष्य भी देख लिया था कि जी का मान सर्वत्र समान नहीं है। जो गुरुत्वीय विसंगति यानी कि ग्रेविटेशनल एनोमली है, उसके आधार पर हमने देखा कि जो पृथ्वी के अंदर पदार्थ की मात्रा है वो सही से सब जगह समान नहीं है। इससे हमने अंदाजा लगा लिया था। ठीक है, इसका मतलब है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ फैला हुआ है वो सब जगह समान नहीं फैला है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। वो हमने देख लिया था, जी के मान के हिसाब से देख लिया था। और क्या देख फिर एक हेडिंग अगली डालो शायद। उसके बाद हमने गुरुत्व भी देखा, उल्लेखा पिंड भी देख लिया, ताप दाब घनत्व संबंधी दशाएं भी देख ली। अगली हेडिंग डालोगे आप लोग भूकंप भूकंप तरंग भूकंप विज्ञान संबंधी साक्ष्य, मतलब एक जो भूकंप विज्ञान संबंधी साक्ष्य, भूकंप विज्ञान संबंधी साक्ष्य, मतलब ये पता है ना हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। कि हमने देखा कि स्रोत में देखा था ना, स्रोत में देखा था हमने कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सोच किया, तो हमने देखा प्रत्यक्ष स्रोत में कुछ, ठीक है, और हमने देखा था अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष में हमने देख लिया था, प्रत्यक्ष स्रोत में देख लिया था कि ड्रिलिंग होता है और एक ज्वालामुखी। फिर हमने इसमें देखा था ताप दाब घनत्व संबंधी दशाएं। फिर दूसरा देखा हमने ऐसे देखा था कि हमने उल्लिका पिंड है और गुरुत्व संबंधी, और कौन सा देखा था, ताप दाब घनत्व हो गया, उल्लिका पिंड हो गया, और भूचुंबकत्व भी देख लिया था, है ना। अब इसी में जो अगला जो आ रहा है कि ये है अगला कि भूकंप विज्ञान संबंधी साक्ष्य, जो भूकंप के द्वारा यानी भूकंप में तरंगें जो सब आती हैं, उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। मतलब हमने ताप से देख लिया था कि नीचे जाने पर ताप बढ़ रहा है, और उसमें देख लिया था कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, लेकिन ताप नीचे जाने पर तापमान तो बढ़ेगा लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी आएगी, ये हमने देख लिया था। ऐसे हमने दबाव में देखा था कि दबाव पड़ने पर फिर की चट्टानों में ठोस अवस्था पाई जाएगी अगर दबाव प्रेशर ज़्यादा है। हमने देख लिया ना, प्रेशर ज़्यादा है और तापमान का प्रेशर का दोनों में तुलनात्मक देख लिया। हमने देखा था ना, ये देखा था कि अगर प्रेशर ज़्यादा है और तापमान कम है तो ठोस मिलेगा हमें, है ना, और प्रेशर कम है और तापमान ज़्यादा है तो हमें द्रव अवस्था में मिलेंगी या फिर गैसीय अवस्था में पा जाएंगे अपने आप को। अब प्रेशर और टेम्परेचर अगर बराबर है तो प्लास्टिक अवस्था में मिलेगी हमें। हमने ये भी देख लिया था, फिर चट्टानों खनिज कुछ पिघल जाते हैं, सब कुछ हमने देख लिया था। फिर घनत्व में हमने देख लिया था, ठीक है, और घनत्व क्या, उल्लिका पिंड, ये सब कुछ हमने देखने के बाद अब जो हेडिंग डलेगी आपकी, ये भूकंप है ना। तो ये पहले तो एक भूकंप की परिभाषा लिख लो। भूकंप किसे बोलेंगे कि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक तथा मानव जनित पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक तथा मानव जनित पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या तो अपने आप हो जाए या मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाले अचानक और असामान्य कंपन भूकंप कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जैसे कि पृथ्वी की ये सतह है, ऐसी पृथ्वी की सतह है, इस सतह पर क्या है, देखो यहाँ पे कोई कंपन, अगर किसी प्रकार से कंपन आया या तो प्राकृतिक तौर पे आ जाए कि हमें नहीं पता कैसे हुआ, ठीक है, या फिर मानव जनित कारणों से। मानव जनित कारण क्या हो गया, जैसे कोई परमाणु विस्फोट का परीक्षण कर रहे हैं कहीं पे, तो बहुत तेज आवाज़ होती है तो उसमें हल्का सा कंपन आ जाता है, ठीक है, और या फिर बांध वगैरह बने हैं तो उसमें कोई टूट जाए या बांधों की वजह से कंपन आने लगता है। तो ये सब अगर मानव जनित कारण होगा कि जो हम लोग खुद कर रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर भूकंप अंदर से हम लिखते हैं, फील करते हैं, प्लेटें वगैरह हिलती तब, तो यानी कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से अचानक एक तो आ जाए, और असामान्य तरीके से हमें ऐसा कि असामान्य जो बिल्कुल असामान्य झटके न लग रहे हो कि ऐसा झटका तो कभी नहीं लगा, तो असामान्य झटके या कंपन इसे बोलते हैं। तो ऐसे कंपन को हम भूकंप कहलाते हैं। अब भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब कंपन कांपना करने। तो ये चंद्रमा पे लोग बोलते हैं चंद्रमा भूकंप आ गया, चंद्रमा भूकंप नहीं आएगा, ठीक है, चंद्रमा पे चंद्रकंप आएगा,
ये चंद्रकंप कर लो या कुछ और बोल लो से, लेकिन भूकंप तो सिर्फ अर्थ पे आएगा, ठीक है। भूकंप मतलब पृथ्वी। तो हम भूकंप विज्ञान संबंधी शायद, तो भूकंप की परिभाषा हमने लिख ली है। तो इसमें ये समझना है कि हमें ऐसे कर देखना है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, अब तो एक लिख लो भूकंप के बारे में, इतनी समझ लो कि जैसे पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, हालांकि पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी कहीं पे केंद्र है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का केंद्र है, और मान लिया भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, और फिर ऐसे गया ऊपर, ऐसे फैलेगा, हर जगह इसकी तरंगें जाएंगी, ठीक। तो जहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे तरंग सबसे पहले पृथ्वी पे जिस पे पहुँचेगी, जिस सतह, ये भी सतह है पृथ्वी की, ये भी सतह है, जहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी उसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी का एपिसेंटर, ठीक है। इसे बोलेंगे एपिसेंटर, यानी कि ऐसे ऐसे बोला जाता है कि सबसे पहले सेंटर की CENTRE भी होती है, CENTR भी होती है, ठीक। तो क्या कहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो जो अंदर जो पृथ्वी से ऊर्जा निकली आई है, ठीक है, मुक्त हुई ऊर्जा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहाँ थे उसे एपिसेंटर बोलते हैं, हिंदी में अधिकेंद्र बोलेंगे, ठीक। हिंदी बोलो अधिकेंद्र लिख लो, और बाकी जहाँ से शुरू होगा इसको क्या हिंदी में लिखो, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। पहले भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, फिर हम इसकी तरंगों के बारे में, फिर हम देखेंगे पृथ्वी। अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नहीं पहुँच रहे हैं, अभी पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड बना रहे हैं भूकंप के हिसाब के तौर पर, फिर हम देखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है, ये तो पृथ्वी का केंद्र है ये वाला, ठीक। ये देखो, ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर, लेकिन ये जो है, ये जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ इसको बोलेंगे भूकंप मूल, भूकंप मूल, या फिर अवकेंद्र बोलते हैं, या अवकेंद्र, अवकेंद्र, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना कि यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जो तरंगें जहाँ पर रिकॉर्ड होंगी उसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर इंग्लिश में। और जहाँ से भूकंप चालू होगा, अंदाजा लगाएंगे यहाँ से भूकंप आया होगा, तो जहाँ से भूकंप सबसे पहले निकला होगा, जहाँ से तरंगें जहाँ से मुक्त हुई होंगी ऊर्जा वहाँ से, तो उसको भूकंप मूल या फिर अवकेंद्र बोलेंगे, इंग्लिश में फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे, और पृथ्वी का केंद्र तो अलग है, ठीक। इसे बना लो। अब इसमें एक दो लाइन लिख लो, भूगर्भ में वह क्षेत्र लिखो, मतलब ऐसे ही लिख लो ना, इसके नीचे ये भूकंप को, इसको क्या बोलोगे, ये कौन सा, ये वाला क्षेत्र कौन सा हुआ, ये वाला, इधर देखो ये क्षेत्र, इसको क्या बोलोगे, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, मतलब भूकंप मूल किसे कहेंगे, वह क्षेत्र जहाँ सबसे पहले, जहाँ सबसे पहले, जहाँ देखो वह क्षेत्र जहाँ सबसे पहले, बार बार, वह क्षेत्र जहाँ सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, भूकंपीय ऊर्जा लिख लिया, तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, वह क्षेत्र जहाँ सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत बढ़िया बात है, भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये क्या हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर वह क्षेत्र जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगें आती हैं, ठीक है, जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगें आती हैं। इसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ से लेकर सबसे छोटी डिस्टेंस यही है, बाद में यहाँ जा रही है, अवतल पथ के हिसाब से काम करती है, ठीक। ये हम भूकंप के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि भूकंप किसे बोलते हैं, भूकंप कहाँ, जब जहाँ से आएगा उसको, जहाँ से ऊर्जा मुक्त होगी वो देखेंगे। और जो मुक्त ऊर्जा मतलब क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है क्या मतलब है कि माध्यम होता है, जैसे ना कोई माध्यम है बीच में, ये जो माध्यम है इसमें कोई विक्षोभ पैदा कर देना, जैसे माध्यम सीधे कोई हवा है ऐसे, या फिर पानी है, पानी बिल्कुल ऐसे था, ठीक, सीधे, लेकिन पानी में अचानक कंपन ऐसे आ गया, ऐसे कंपन आ गया, यानी कि एक माध्यम था जो बिल्कुल शांत माध्यम था, पानी ऐसे था बिल्कुल शांत था, उसमें कोई कंपन आ जाना, यानी कि माध्यम में अगर विक्षोभ, माध्यम में डिस्टर्बेंस आ जाना, विक्षोभ आ जाना, तो इसको इसमें बोलते हैं, इस तरंग कैसे बोलेंगे कि माध्यम में जो विक्षोभ पैदा कर दे, तरंग क्या करती है, माध्यम में विक्षोभ पैदा कर देती है, ठीक है। कोई माध्यम होगा तो उसमें से विक्षोभ पैदा कर देना, यानी कि तरंग का काम है। तो इसलिए ध्यान रखना कि भूकंप, ये जो भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होना क्या होता है कि जो ऊर्जा मुक्त हुई तो वो तरंग माध्यम में विक्षोभ पैदा कर देगी। तो माध्यम जैसा भी था, तो यहाँ पे सघन माध्यम है, विरल माध्यम वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे माध्यम में विक्षोभ पैदा कर देना ये तरंग का काम होता है। तो ये लिख लिया आपने। अब अगला ये लिखो, सिस्मोग्राफ, ठीक है। एक ये इसी में ऐसे एक हेडिंग बना लो कि सिस्मोग्राफ, या फिर इसे बोलेंगे सिस्मोमीटर,
सिस्मोमीटर, ठीक है। इसमें लिखो अंदर सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर के अंदर लिखो भूकंपीय तरंगों के प्रतिरूप को, प्रतिरूप मतलब पैटर्न को, भूकंपीय तरंगों के प्रतिरूप को सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर द्वारा अंकित किया जाता है। प्रतिरूप मतलब पैटर्न की तरंगें कैसी हैं, कैसी नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, इसका नाम सिस्मोग्राफ भी है, सिस्मोमीटर भी है, द्वारा अंकित किया जाता है। मतलब ये तरंगें आई, ये मशीन है, ये यंत्र है, ठीक है। इस यंत्र पे उसमें पैटर्न रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक। अब इसी लिख लो, इसी में आगे बढ़ा के लिखना ना, इसके द्वारा यानी इसके द्वारा जिस ग्राफ पेपर पर प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे सिस्मोग्राम कहते हैं। इसके द्वारा किसके यानी वो यंत्र यानी मशीन के द्वारा जिस ग्राफ पेपर पर प्रतिरूप, कोई भूकंपी तरंगों का प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे सिस्मोग्राम कहते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राम कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, समझ में आ गई भूकंपी तरंगे के हिसाब से कि भूकंप से अंदर से ये तरंगे निकलेंगी यहाँ पे, यानी कि जो जब ऊर्जा भूकंपीय मूल से ऊर्जा, जो यहाँ भूकंप मूल से ऊर्जा मुक्त होगी, तो ऊर्जा जब मुक्त होती ना तो वो माध्यम में तरंग, हमने कहा था माध्यम, जो माध्यम होगा तरंग उसमें विक्षोभ पैदा कर देगी, तो भूकंप तरंगे आएंगी नीचे से, तो भूकंप तरंगे तो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, ठीक है, वो जो मशीन है, ये यंत्र है, इस पर भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड होती है, पैटर्न आता है, रिकॉर्ड होता है, और वो जिस ग्राफ पेपर पर निकाल के देता है, ठीक है, तो उसको सिस्मोग्राम बोलते हैं उस ग्राफ पेपर को। अब क्या है कि अब हम ये समझ में आ गया कि ठीक है ये मशीन ऐसे पूछ लेते हैं, कभी पूछ ली तो पूछ ली फिर ले, लेकिन अब हम देखना है कि भूकंपीय तरंगे यानी कि जो अब हमें इसी मशीन से पता लगा कि हम सिस्मोग्राफ से जो प्राप्त सूचनाएं हैं, यानी कि सिस्मोग्राफ था हमारे जो सिस्मोमीटर मशीन है, उससे जो प्राप्त पैटर्न है उसके आधार पर भूकंपी तरंगों को बांटा गया, ठीक है। तो लिख दो ऐसे करी लाइन लिखो कि सिस्मोग्राफ से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भूकंपीय तरंगों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये लिखो, एक काया सूचनाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। काया तरंगे, काया बोल दो, ठीक है, या फिर शरीर या फिर पिंड, वरना काया ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, ज़्यादा उचित, काया तरंगे। काया तरंगे बॉडी वेव्स इनको इंग्लिश बोलते हैं, शरीर या फिर और धरातलीय तरंगे। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉडी वेव्स, और इनको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव्स। ये ऐसे बनाते रहो, जल्दी जल्दी बना लो, सरफेस वेव्स। काया तरंगे और ये दो प्रकार की फिर से होती हैं, प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी, इसको पी वेव्स बोलते हैं, पी वेव्स, ठीक, और द्वितीयक तरंगे, ठीक, यानी कि सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स। तो काया तरंगों को हम पी एस वेव्स ही बोलते हैं, ठीक है, पी एस वेव्स। इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक बार, इसका नाम क्या है, इस काया तरंगों को क्या बोल सकते हैं, काया तरंगों को पी एस वेव भी बोलते हैं, पी एस वेव्स, ठीक है, यानी कि दो प्रकार की होती हैं। तो
तो पीएस वेव्स भी बोलते हैं, इनको नाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, और धरातलीय तरंगों को दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम या करके लिख दें तो दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंगे लॉन्ग वेव्स। और ये 2 प्रकार की हो जाती हैं, यानी कि एल वेव्स यानी कि लव वेव्स, यानी कि एल वेव। ठीक है, और आर वेव्स रैले की स्पेलिंग हो जाएगी RAYLEIGH, रैले वेव्स। खाली ये इसमें तो सरफेस दीर्घ तरंगे याद रखो इसके बारे में। चलो ये समझिए, फटाफट लिख लिया। अब इनको हम समझ लें थोड़ा सा। मतलब अगर थोड़ा और बताना चाहें तो इनके साथ में और भी तरंग उत्पन्न होती हैं, जैसे पी एस्ट्रिक, एस एस्ट्रिक और पीजी एस्ट्रिक, पीजी और एसजी। पहले जो पी एस वेव्स हमारे पास उत्पन्न हुई है ना, इनके साथ में और भी आती है पी एस्ट्रिक तरंग, एस एस्ट्रिक तरंग, पीजी तरंग, एसजी तरंग, ये भी आती है। लेकिन ये क्या इतनी हमारे भी काम की अभी है नहीं, वैसे पढ़ने का हमें इतना ही पढ़ना। प्राथमिक तरंग पी वेव, एस वेव और एल वेव, यानी कि हमें 3 ए चाहिए, एक पी चाहिए, एस और एल, हमें इतना पढ़ना है। ठीक, रैले वेव्स उतना अभी इतना नहीं देखेंगे हम लोग, अभी जो काम की बात है उतना देखेंगे। ठीक है, इरेज करें इसे। पहले ये पी और एस वेव्स के साथ में ये तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पी एस्ट्रिक बोलते हैं, एस एस्ट्रिक, पीजी तरंग, एसजी तरंग, ये भी हैं। लेकिन हमें क्या है, अभी खाली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पता करना, तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, पी एस एल से बोलते हैं, पी एस एल वेव हमें ध्यान रखनी है। ठीक, ये हो गया इतना। पी तरंग, एस तरंग। अब देख लो ये फटाफट, ये इसमें काया तरंग में ना, काया तरंग में हम डाल रहे हैं हेडिंग पी तरंग। ठीक है, जो काया तरंग है ना, तो काया तरंग पहले हेडिंग डालो, काया तरंग मतलब बॉडी वेव्स। ठीक, तो फिर आइए पता है बॉडी वेव्स का मतलब क्या होता है, कि जो प्राथमिक तरंगे, अब इसमें हेडिंग बॉडी वेव्स में डाल लो प्राथमिक तरंग पहले, यानी कि पी वेव। इसको तो पी करके लोग बोलेंगे, ज़्यादा पी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि प्राथमिक तरंग नहीं, कि पी वेव बोल देते हैं, तो पी वेव इसका नाम नॉर्मल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, पी वेव डाल लो, लेकिन इसको ध्यान रखना, पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव। ठीक है, यानी कि काया तरंग क्या होगी, भूकंप मूल से स्टार्ट होंगी और ये यहाँ भूगर्भ के दौरान चलते चलते सतह पर आएंगी। ठीक है, यानी काया तरंग क्या होगी, इधर देखो, भूकंप मूल से स्टार्ट होके और भूगर्भ के बीच से ऐसे होते होते तो सतह पर पहुँचेंगी। यानी ये जो तरंगें होती हैं, इन तरंगों क्या बोलेंगे हम, काया तरंगे। ठीक है, और जो सतह पर चलेंगी उस तरंग को क्या बोलेंगे, उन तरंगों को बोलेंगे हम लोग सतह तरंगे, यानी कि धरातलीय तरंगे या फिर सरफेस वेव्स। अब यहाँ देखो, इसमें पी वेव डाली हेडिंग, पी वेव में लिखो, जो पी वेव लिखा ना, ठीक है, पी वेव्स। हाँ, पी वेव्स में मतलब ये लिखो, ये सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे बोलती हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्ड या सबसे पहले आती हैं। ठीक है, यानी सिस्मोग्राफ पेपर है जो, सिस्मोग्राफ मशीन है, तो उस मशीन पर सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड। ठीक है, लिखा। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, दैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है पता है, पढ़ी थी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे।
चलो अभी लिख लो फिर बताते हैं पहले। अनुदैर्ध्य होती है और ये ध्वनि तरंगों से तुलनीय होती हैं। ध्वनि मतलब जो ध्वनि तरंगों से साउंड वेव्स होती हैं उनसे तुलनीय होती हैं, ध्वनि तरंगों से तुलनीय। तुलनीय खाली वह ध्वनि तरंगों की, मतलब जैसे अनुदैर्ध्य तरंगें इसलिए इनको बोलते हैं ध्वनि तरंगों से तुलनीय। ध्वनि तरंगों से तुलनीय यानी कि सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों से तुलनीय होती हैं, ठीक है। और ये इनका जो चलने का तरह है, इन माध्यम में मतलब लिखो माध्यम में प्रसार व संकुचन होता है। इनसे माध्यम में प्रसार व संकुचन का लिख लोगे पुल द पुश, मतलब प्रसार का मतलब हो गया ऐसे फैलना, ठीक। संकुचन का मतलब सिकुड़ना। तो जब अब फैलेगा तो क्या होगा, पुल होगा। संकुचन का पुश करेगा जब, ठीक है। जैसे पुल पुश भी बोलते हैं इनको, प्रसार व संकुचन होता है, अतः इन्हें पुश पुल वेव्स भी कहते हैं। पुश पुल, पुश का मतलब है धक्का देना, तो धक्का दिया तो ये दबेगा। हालांकि संकुचन में पुश आ जाएगा, इसमें प्रसार आएगा, लेकिन प्रसार की और संकुचन का मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब ऐसे एक्सपैंड और कंपोजिशन बोलते हैं इनको, कंपैक्ट कर देना। लेकिन हमें क्या पुल पुश भी इनको पुश पुल भी ऐसा अगला लिख लो, पुश पुल वेव भी कहते हैं। पुश पुल वेव, कर्षाप कर्षी मतलब ऐसे करना है, पुश पुल वेव्स भी कहते हैं, पुश पुल्स वेव्स भी, ठीक है। ये भी कहते हैं इनको। ये इनके पी वेव्स के बारे में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यानी पुश होंगे तो अणु पास में आएंगे, ठीक है, और घनत्व बढ़ेगा और उसमें घनत्व घटेगा। इसमें क्या पुश का मतलब समझ रहे ना, कि अगर ऐसे पुश का मतलब धक्का देना ऐसे करके, तो जब इसको धक्का देंगे सतह ऐसे कुछ भी चट्टान है तो चट्टानों के अणु पास में आएंगे, जब चिपटेगी ऐसे करके तो अणु जब पास में आएंगे तो घनत्व क्या बढ़ेगा, पुश करना। और पुल का मतलब होगा कि इसको खींचेगा भी ऐसे ही, मतलब ऐसे करना जैसे स्प्रिंग होता है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंगा ऐसे तो ना, अनुदैर्ध्य तरंगा का मतलब कौन थी, जो ऐसे करके, ठीक है। यानी कि जो माध्यम में जो कण है, माध्यम में कण और तरंग की दिशा है बिल्कुल वैसे ही जो तरंग चले, इसको अनुदैर्ध्य तरंग क्या है कि माध्यम में जो कण होंगे, यानी कि इसके जो कण हैं स्प्रिंग के, ऐसे ही वो भी ऐसे ही करके अंदर जाते हैं। स्प्रिंग का दबेगा तो वो ऐसे करके तो अंदर दबता है, ऐसे घूमते घूमते अंदर दबेगा, ठीक है। और तरंग भी ऐसे घूमते घूमते जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब तरंगों की दिशा और माध्यम में जो कण हैं उनकी दिशा जब एक ही होती है तो उन तरंगों को अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव देते हैं। ऐसी ध्वनि तरंगें ऐसी चलती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों से तुलनीय है और प्रकृति के साथ तुलनीय। मतलब ऐसा नहीं कि ये ध्वनि तरंगें ही होती हैं जो पी वेव, ये खाली तुलनीय है। तो ऐसे करके तो समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, स्प्रिंग क्या होता है, ऐसे संकुचन हुआ फिर प्रसार हुआ, स्प्रिंग ऐसा होता है ना, ऐसे स्प्रिंग ऐसे होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर स्टैंड हो गया, यहाँ पे दबेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये पी और जो पी वेव्स हैं वो ऐसे करके चलती हैं, ठीक है। एक बार यूट्यूब पे थोड़ा सा डाल के देख लेना, मजबूरी यहाँ पे दिखा नहीं सकते इस वाले बोर्ड में, वरना तो वो वीडियो थोड़ी सी दिखाते। ये पी वेव्स क्या चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है। यानी कि जो अगर सतह है अगर ऐसे है, ठीक है, अंदर जो भूगर्भ में जो भी चीज़ होगी तो ऐसे करके इसको पहले इसको दबाएंगी, फिर संकुचन करेंगी, फिर प्रसार संकुचन ऐसे करे होगा, ठीक है। हाँ, स्प्रिंग की तरह, इसलिए इनको अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में यही का मतलब होता है कि माध्यम के जो कण हैं वो भी ऐसे उसी जैसे तरंग की दिशा यहाँ से यहाँ, यानी ए है और ये बी है, तरंग को यहाँ से यहाँ जाना है, तो तरंग को यहाँ से यहाँ जाना है, तो तरंग तो जा रही है जैसे ऐसे जाएगी, और माध्यम के जो कण हैं यानी कि जो इसमें स्प्रिंग ऐसे कण हैं वो भी ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो नहीं कण से अलग पहुँच जाएंगे। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो अभी एस वेव में आएंगी, तो वो क्या है कि वो ऐसे चलती हैं, ठीक है। यानी तरंग को जाना है यहाँ से यहाँ है, तरंग को यहाँ से यहाँ जब पहुँचना है, लेकिन क्या है श्रृंग बनाएंगे और ऐसे गर्त बनाएंगे, श्रृंग बनाएंगे ऐसे गर्त बनाएंगे, श्रृंग बनाएंगे गर्त बनाएंगे। श्रृंग मतलब ये ऊपर, ये गर्त ऐसे जाती हैं, यानी कि आप रस्सी बांध दो अगर और रस्सी को ऐसे कर दोगे तो तरंग को पहुँचना क्या है, तरंग को यहाँ से रस्सी आप ऐसे करोगे और पहुँचेगी रस्सी वहाँ तक, तो तरंग तो ऐसी है। लेकिन जो माध्यम के कण होंगे यानी रस्सी क्या ऊपर नीचे हो जाएगी ऐसे करे, तो माध्यम के कण यानी रस्सी के कण ऊपर नीचे ऐसे हो जाएंगे, श्रृंग और गर्त बनाएंगे, यानी तब वो लंबवत हो जाएंगे एक दूसरे के। जो माध्यम के कण होंगे और तरंग की दिशा होगी यानी कि ये लंबवत हो जाएगा, मतलब ऐसे श्रृंग ये है और ये श्रृंग बना, ये गर्त बना, श्रृंग गर्त, मतलब ये यहाँ लंब हो गया, ये श्रृंग बोलते हैं इसको जो ऐसे बनाया इसने, और ये गर्त में चला गया, फिर ये श्रृंग बना गर्त, ठीक है। तो इसे अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं। ये एस वेव ऐसे चलती है, एस वेव ऐसे चलेंगी, यानी कोई चट्टान होगी तो एस वेव कैसे चलेगी, उस चट्टान को ऐसे कर देगी वो ज़्यादा, और ये क्या करेंगे पी वेव क्या है, वो ऐसे दबाएंगी फिर खींच लेंगी, दबाएंगे ऐसे खींच लेंगे, पुश पुल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनसे नुकसान कम होता है, इनसे नुकसान ज़्यादा होगा, पूरा ऐसे कर दोगे।
और वहाँ पे खाली किसी को दबाया, उसमें तो क्या हमारा इंटेंसिटी वाला जो तीव्रता विनाशात्मक वो कम होगा कि इंसान का नुकसान कम होगा, घर वर कम गिरेंगे। लेकिन जब कोई वेव ऐसे ऐसे कर देगी तो सब कुछ गिर जाएगा, सारी बिल्डिंग्स वगैरह जाएंगी। तो इसमें ये लिखा पुशपुल वेव्स भी होती हैं, और इसलिए इसको पसंद में आ गया अनुदैर्ध्य तरंगें क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे ही काम करती हैं जैसे स्प्रिंग काम करता है, अनुदैर्ध्य तरंगें जैसे काम करती हैं ऐसे ही पी वेव चलती हैं, इसलिए इनको अनुदैर्ध्य तरंगें भी बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा ना। अब माध्यम में लिखा, माध्यम में प्रसार प्रसंगों पुशपुल वेव्स भी बोलते हैं। और लिखो कि ये क्या है, जो ये तरंगे तीनों माध्यम लिखो, ठोस द्रव गैस में तीनों में चलती हैं, ठोस द्रव और गैस, यानी कि तीनों में चलेंगी, ठोस द्रव गैस यानी तीनों माध्यम में चलती हैं। और लिखो ये तरंगें घनत्व में परिवर्तन लाती हैं, घनत्व में परिवर्तन लाती हैं, यानी अगला पॉइंट क्या लिखोगे, घनत्व में परिवर्तन लाती हैं। घनत्व में परिवर्तन लाती हैं। अब ठोस द्रव गैस है, इसी में ब्रैकेट में ऐसे लिख लो यहाँ पे, तो ये क्या है, जब घनत्व में परिवर्तन लानी है ना, तो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती, यानी जो तरंग होती है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ठीक, अगला लिखो, अतः इनका वेग ठोस में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक। ठीक है, यानी कि घनत्व के अनुक्रमानुपाती, जैसे घनत्व होगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से ठोस में घनत्व ज़्यादा होगा, द्रव में अणु थोड़े ज़्यादा फैले होंगे, गैस में और ज़्यादा उड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ठोस में घनत्व जब इनका ज़्यादा है तो ठोस में वेग भी बहुत तेज ज़्यादा होगा, यानी ठोस जहाँ पदार्थ होगा यहाँ पे, वहाँ पर क्या होगा, ये तरंगें बहुत तेज़ी से चलेंगी। और जैसे द्रव आ जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएंगे ठोस से उनका वेग, और जब गैस आ जाएगी तो थोड़ा वेग और कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही, यानी कहता है इनका वेग ठोस में सर्वाधिक। अगर ऐसा लिखना चाहो, जो पी वेव है, तो पी वेव जो अगर ऐसे लिखोगे क्या वो सॉलिड होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, और लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में उससे कम होगा। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पी वेव का वेग लिखो ना, वेलोसिटी ऑफ पी वेव, तो वेलोसिटी लिख दें इसको यहाँ पे, पी वेव की बात ही कर गया, यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में और कम। ये क्या है, वी का मतलब वेलोसिटी, वेग, और यहाँ पे पी वेव लिख लो, जैसे भी समझ लो इसको, मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं से, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा तुलनात्मक तौर पर। ठीक है, देखो इनका वेग ऐसे लिख लो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। मतलब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा मैंने बोल दिया तो उसका सॉरी बोला था ना मैंने, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेके 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 8 किलोमीटर तक जा सकती हैं। एक सेकंड हुआ 8 किलोमीटर तक पहुंच गई, इतनी स्पीड है इनकी। और इनका सभी तरंगों में से सबसे, यहाँ पे लिख लो, सभी भूकंप तरंगों में सबसे सर्वाधिक वेग इनका ही है, सबसे तेज ये चलती है, मतलब एस वेव से भी तेज ये चलेंगी, एल वेव से भी यही तेज चलेंगी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए भूकंपी तरंगों में सबसे अधिक वेग किसका है, तो पी वेव्स का है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। हाँ, सभी भूकंपी तरंगों में, मतलब जितनी भूकंपी तरंग है ना, पी है, एस है, एल है, और आर वी है, और पी एस टी है, सबसे भूकंप इनका तेज है वेग। और लिखो, सभी भूकंपी तरंगों में सबसे कम विनाशकारी, मतलब ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनका वेग क्या है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है, कि मतलब 8 किलो इतना वेग है कि 14 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम के 14 किलोमीटर तक से भाग जाएंगे, एक सेकंड में 14 किलोमीटर तक दूरी तय कर लेंगी, और ये एक सेकंड में 8 किलोमीटर, इनके बीच में वेग रहेगा इसका। समझ में आ रहा है ये, कि ऐसे चलना है ना इनको, यहाँ से आना है, तो प्रसार संकुचन करते करते इतनी चले जाएंगे, एक सेकंड में ये लोग ये तरंगें हैं जो 8 किलोमीटर तक जा सकती हैं, और एट मैक्स 14 किलोमीटर तक जा सकती है, ऐसा रिकॉर्ड करके देखा है उन्होंने मॉडल पे। और इनका वेग जो है, पी तरंगे का वेग जो है सभी भूकंपी तरंगे यानी पी एस एल जो है उन सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे कम विनाशकारी हैं, मतलब वेग तो इनका ज़्यादा लेकिन विनाशकारी कम है, सबसे कम विनाशकारी,
यानी सभी भूकंपीय तरंगों में से सबसे कम विनाशकारी, इनकी इंटेंसिटी जो है विनाश करने की तीव्रता, विनाशकारी वो कम है, सबसे कम विनाशकारी, यानी कि इनसे विनाश कम। अगर भूकंप आए और पी वेव आ जाए, खाली एस वेव ना आए, तो क्या है कि कम विनाश होगा। यानी कि इन्हें क्या, इन्हें खाली जो एक सतह है इस पर क्या करेगा, खाली प्रसार और संकुचन ही जा रही है, तो प्रसार और संकुचन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो एस वेव आएंगे ये पूरा ऐसे झाड़ देंगे, पूरे सतह को ऐसे घुमा देंगे, तब क्या होगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। समझ में आया नहीं कि हाँ वही कि आप एक तो किसी दबा रहे, तो उसमें दबाने मतलब क्या, जब भी ऐसे संकुचन करेंगे तो जब अणु दबेंगे तो उतना कोई नुकसान उतना नहीं होता है, क्योंकि तुरंत हट भी जाता है ना, ऐसे दबाया हट गया तो झटका महसूस ही नहीं होगा। अब देखो मैं अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे बिल्कुल ना हो, जब ऐसे रखा तो ऐसे हो जाए, तुरंत हट जाए तो कोई ज़्यादा नहीं असर होगा। लेकिन जब ये ऐसे हो जाएंगे, तो जितनी बिल्डिंग्स हैं वगैरह सब खड़ी हैं, तो वो जब बिल्डिंग को यहाँ पर खड़ी थी, अब अचानक से ये ऐसे है, कोई बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, अब जब ये ऐसे होगा तो ये तो गिर जाएगी, और वो ऐसे हो जाएगा, तो उसमें क्या अणु वगैरह थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे, थोड़ा बहुत स्पेस होता है कि अणु जब एक चट्टान है कोई ऐसे करे उसमें अणु हैं, तो जब संकुचन होगा तो पास में आ जाएंगे और फिर दूर थोड़ा फैल जाएंगे। लेकिन जब अणु ऊपर नीचे हो जाएंगे तो वो टूट जाएगी, उसमें चूर्ण हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इस वजह से विनाशकारी ये सबसे कम विनाशकारी होती है, वेग बहुत और बहुत जल्दी निकल जाती हैं, बहुत जल्दी आएंगे, पता नहीं चला ऐसे हो गए जल्दी, तो इसलिए जल्दी। अब वो हल्के हल्के भी जाएंगी, इसके मुताबिक हल्के हल्के जाएंगे तो और ज़्यादा विनाश करेंगे, और बाकी तेज जाएंगे तब भी विनाश कर देंगे, श्रृंग और गर्त जब बनाते जाएंगे तब भी विनाश कर देंगे। या फिर हमें अपने घर वगैरह ऐसे इस हिसाब से बनाएंगे, ऐसे आया तो हम झेल लें, ठीक है, वो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अभी ये समझ में आया पी वेव्स की तरह में, कि यानी पी वेव की कैटेगरीज जो है सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी, सबसे पहले आती हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये पी वेव मिलेंगी हमें, उसके बाद में एस वेव आएंगी, ठीक। इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगें बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले आती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, वे तरंगें जो जिन तरंगों की जो दिशा है और माध्यम में कणों की दिशा है वो बिल्कुल समान होती है। यानी कि माध्यम जो कण है, यानी कि ये भी ऐसे ऐसे जाएंगे यहाँ तक, और जो तरंग है वो भी इधर के लिए जा रही है तो वो भी ऐसी जाएगी तरंग भी। और इसमें और अनुप्रस्थ तरंग बल की क्या होती है, वो क्या है, वो तरंग तो यहाँ से, तरंग को तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तरंग यहाँ से यहाँ पहुँची, लेकिन जो माध्यम के कण यानी रस्सी के कण है कोई भी आपके, वो ऐसे ऊपर नीचे जाने लगे तब वो वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो और तरंग क्या होती है, तरंग वो होती है जो माध्यम में विक्षोभ पैदा करती है। यानी कोई माध्यम है, सघन और विरल जैसे माध्यम पड़े, ऐसे हमने अभी बताया था पीछे, फिर से समझ लो, पानी अगर ऐसे है, पानी ऐसे, तो पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे ही पानी में कोई विक्षोभ पैदा हो गया, तरंग ऐसे आ जाएगी, कुछ भी हुआ तो उसे तरंग बोलेंगे, ठीक है। यानी माध्यम में विक्षोभ पैदा करना तरंग का काम है, और ऊर्जा जब मुक्त हो रही है तो वो माध्यम में विक्षोभ भी पैदा करेगी, इसलिए हम इसको भूकंपी तरंगे बोल रहे हैं। भूकंप मूल से आगे जो ऊर्जा मुक्त हुई, यहाँ से ऊर्जा निकली कुछ, ठीक, और वो कैसे निकली वो हम समझेंगे बाद में, भूकंप में आगे देखेंगे। लेकिन अब ये समझ में आया कि तरंगों का, ठीक। अब ये हेडिंग इसी में बना लो, एस तरंग, यानी कि एस वेव्स। एस वेव में क्या कर दोगे, इसमें लिख दोगे यहाँ पहले पॉइंट में, एक बार इसे समझ लो फिर लिख लेना आराम से। एस वेव में क्या कर दोगे कि पी वेव, ये पी वेव के बाद आती हैं, ये पी वेव के पी तरंगों के बाद रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। इन दोनों तरंगों को मिला के काया तरंगे बोलेंगे। ये भी काया तरंग है, ये काया का मतलब बॉडी, शरीर, ये भी बॉडी वेव है, ये भी बॉडी वेव है। तो ये जो तरंगे एस वेव क्या है, पी तरंगों के बाद आती हैं, मतलब पहले पी तरंग आ जाएगी यहाँ पर सतह पर, उसके बाद में आएंगी ये पीछे पीछे आ रही हैं, ठीक है। अब दूसरा समझो, यह अनुदैर्ध्य तरंगों के, ये मैंने लिखा है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इसमें क्या लोगों ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। अभी बात खुद सुन लो खाली। और ये ध्वनि तरंगों से तुलनीय है, ये प्रकाश तरंगों से तुलनीय है। यहाँ पे अनुप्रस्थ कर दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे सेकंड में रिकॉर्ड होंगी, दूसरा अनुप्रस्थ लिख दे रहा हूँ, अभी खाली सुन लेना, उसके बाद में नोट कर देना। अनुप्रस्थ और प्रकाश तरंगे, ठीक है। ये प्रकाश तरंगे नहीं है, ये प्रकाश तरंगों के नहीं, बस तुलनीय है, उनकी तरह। तुलनीय का मतलब है कि तुलना, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वैसा बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं है, ये तुलनीय है। इनसे माध्यम में प्रसार और संकुचन होता है। इसमें क्या है, अब इसके वजह जो अनुप्रस्थ अंग लेंगे तो श्रृंग और गर्त बनाते चलेंगे, वो हम लोग लिख लेंगे। अभी ये 3 पॉइंट जो हो जाएंगे पुश पुल की तरह, ऐसे नहीं चलेंगी, ये ऐसे चलेंगी, ठीक है। वो श्रृंग और गर्त बनाते चलेंगे। और ये ठोस, द्रव, गैस में तीनों में चल रहे हैं, तो पहले अच्छा ये लिख लो, ये और ये फिर इसके बाद में बोलता हूँ, एक लाइन मुझे बोलनी पड़ेगी अनुप्रस्थ अंगों की। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पी तरंगों के बाद रिकॉर्ड होती हैं, ये पी तरंगों के बाद रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये पी तरंगों के बाद रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। ये लिखवाने जरूरी नहीं है, आपको बताइए द्वितीयक तरंगे क्या है। ये पी तरंगों के बाद रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। दूसरा लिख लो, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं,
क्योंकि ये माध्यम में श्रृंग तथा गर्त बनाते हुए चलती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं क्योंकि ये माध्यम में श्रृंग तथा गर्त, ठीक है, इसे श्रृंग बोलेंगे। जरा देखो ये क्या है, ये श्रृंग है। श्रृंग कैसे लिखेंगे, ऐसे, जो ये वाला श्रृंग, ठीक, और गर्त क्या है, ये माध्यम, क्योंकि ये माध्यम में श्रृंग तथा गर्त बनाते हुए चलती हैं। क्योंकि ये माध्यम में श्रृंग तथा गर्त बनाते हुए चलती हैं। क्या माध्यम में श्रृंग तथा गर्त बनाते हुए चलती है, यानी ऊपर जो बनेगा श्रृंग बनेगा, नीचे बनेगा गर्त बनेगा। श्रृंग तथा गर्त बनाते हुए चलती हैं। गर्त, गर्त ये लिखा ना, मैंने बोला ना गर्त लिखा है, देखो गर्त, आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे ना। श्रृंग तथा गर्त, ठीक है, यानी कि क्या है, और अनुप्रस्थ तरंगें क्या हो गई, जो जिनके जो माध्यम के जो अणुओं की दिशा है, कणों की दिशा है, वो क्या है, तरंग की दिशा से लंबवत होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये तरंग दिशा ऐसी जा रही है और ये इससे लंबवत हो जाएगी, यहाँ पे इससे लंबवत हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इनको अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन अब खाली लिख लो इसको, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं क्योंकि ये माध्यम में श्रृंग तथा गर्त बनाते हुए चलती हैं। अगला पॉइंट लिख लो, ये केवल ठोस में चलती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। यानी कि वो पी वेव क्या थी, तीनों में चलती हैं, ये केवल ठोस में चलती हैं, ठीक है, केवल ठोस में चलती हैं। अब वैसे तो हमारे पास तीन ही अवस्था है, ये वाली अलग ही अवस्था हो रहा है, लेकिन हमने मोटे मोटे तौर पर ठोस द्रव गैस को पढ़ा, लेकिन हमने एक अवस्था भी और देखी है, अर्ध गलित वाली, यानी कि प्लास्टिक अवस्था। तो प्लास्टिक अवस्था में भी थोड़ी सी पाई जाती है, थोड़ी वो चल लेती है प्लास्टिक अवस्था में, यानी कि वहाँ पर ठोस थोड़ा ठोस भी मिलेगा। तो आपने जब लिखा ये केवल ठोस में चलती है, आगे ब्रैकेट में और लिख लो प्लास्टिक अवस्था में भी कम वेग में पाई जाती हैं। प्लास्टिक अवस्था में, हाँ, अर्धगलित लिख लो या प्लास्टिक अवस्था लिख लो, क्योंकि जब हम वो देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी के नीचे वो भी तो हमने देखा, तो वहाँ पे भी एस वेव थोड़ी थोड़ी मिलेंगी, लेकिन वेग कम होगा, मिलेगा हमें, वेग इनका कम होकर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ठोस अवस्था में जिस वेग से चलेंगी उस वेग से प्लास्टिक अवस्था में नहीं चल पाएंगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। इनका वेग लिखो, इनका वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 6 किलोमीटर, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि पी तरंगों से वेग इनका कम है, ध्यान रखना, ठीक, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, और पी तरंगों से अधिक विनाशकारी, पी तरंगों से या पी तरंगों की तुलना में, ऐसे लिखना, पी तरंगों की तुलना में अधिक विनाशकारी, पी तरंगों की तुलना में अधिक विनाशकारी, तुलना में अधिक विनाशकारी, ठीक है। ये लिखा, समझ में आ रही बात है, ठीक है। यानी पी और एस, ठीक। अभी हम क्या, हमारा हेडिंग क्या है, मेन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और हम देख रहे हैं कि भूकंप विज्ञान संबंधी साक्ष्य से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे पता लगा रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, अभी हम भूकंपी तरंगों को समझ रहे हैं। पहले हमने भूकंप को समझा, फिर भूकंप की मशीन वगैरह देखा, किस पेपर पे आता है उसको देखा, फिर हम भूकंपी तरंगों को समझ रहे हैं। जब भूकंपी तरंगों को समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि पृथ्वी इनकी मदद से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे पता लगा पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा, क्योंकि हम अल्टीमेटली वही पहुँचना बार बार, क्योंकि हमारे हेडिंग में पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कि हम अंदर क्या है पृथ्वी की पता लगाना, अनुमान लगाएंगे इससे हम, ठीक है। तो ये लिख लिया पी तरंगों के बारे में, यानी कि क्या है, ये इसके बाद में रिकॉर्ड होंगी, पहले ये रिकॉर्ड होंगी P1, यानी इसलिए इसको प्राथमिक बोलते हैं, और इसको द्वितीयक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनके बाद आती है, दूसरे नंबर पर आएंगे द्वितीयक बोलेंगे। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, वो हमने पता कर लिया, ऐसे स्प्रिंग की तरह चलेंगे। और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, क्योंकि ये वाद्य में श्रृंग व ग्रत बनाते हुए चलती हैं, ठीक है। और ध्वनि तरंगों से तुलनीय, ये प्रकाश तरंगों से तुलनीय है। इनसे माध्यम में प्रसार संकुचन, ये वाली दोनों बात इसमें छोड़ दो, यहाँ पे आप लिख दो, ये केवल ठोस में चलती हैं, और उसमें क्या है, अर्धगलित अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में इनका वेग कम होकर पाया जाता है, चल उसमें भी लेते हैं, कम वेग कम हो जाता है इनका, ठीक। और इसके बाद में ये पी तरंगों की तुलना में इनका वेग है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से, यहाँ पे 8 से 14 किलोमीटर सेकंड है, यानी पी की तुलना में इनका वेग कम होता है, और पी की तुलना में ये अधिक विनाशकारी, ये सबसे कम विनाशकारी है, ये इसकी तुलना में थोड़ा अधिक विनाशकारी है, ठीक है। मतलब ये सबसे अधिक विनाशकारी, सबसे अधिक ही नहीं है, सबसे अधिक विनाशकारी सरफेस तरंगें हो जाएंगी, लेकिन इसकी तुलना में अधिक विनाशकारी है, ठीक है। और ये सबसे कम विनाशकारी है,
और सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी है? धरातलीय तरंगें। धरातल पर जो चलेगी तो वो ऐसे विनाश करती हुई चलती हैं। फिर हम देखेंगे कि तभी तो जितना भूकंप वगैरह जो आता है वो आता है। तो ये समझ में आया, पी और एस आया जी। घनत्व में परिवर्तन ये क्या है? श्रृंग और गर्त में आएगा तो इसमें घनत्व ऐसा नहीं बनेगा। तो श्रृंग और गर्त में जब उड़ रहा है, घनत्व में परिवर्तन का मतलब होता है कि अणु पास आना कम आना। इसमें अणु पास कम थोड़े आएंगे, अणु तो क्या है, अणु तो ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। और ऊपर इसमें वो जो यहाँ अणु है वहाँ अणु रहेंगे, ठीक। लेकिन क्या है, जब प्रसार व संकुचन होता है तब अणु पास में आए संकुचन में, और प्रसार में अणु दूर चले जाएंगे, तभी घनत्व ऐसे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर तो क्या है, अणु तो इसके ऊपर चलेगा, संग में नीचे आएगा अणु, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली समझने के तौर पे लिख लिया कि ठोस में जब घनत्व में परिवर्तन ये ऐसे करती हैं, क्योंकि ये जब संकुचन करेंगे प्रसार करेंगे तो घनत्व बढ़ेगा घटेगा होगा ना। तो जब संकुचन होगा अणु पास में आएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व का मतलब जितने अणु पास में हो जाएंगे। जब प्रसार होगा ऐसे करके फैलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अणु दूर चले जाएंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। ये हो गया एस वेव हो गया। अब डालो आप धरातली सरफेस तरंगे, धरातली तरंगे, सरफेस वेव्स। पी और एस देख लिया हमने, अब सरफेस धरातली तरंगे। अब इसमें लिखो, जब P तथा S तरंगों, जब P तथा S तरंगों और तेज तेज लिखना थोड़ा जल्दी ली, P तथा S तरंगों और भूपृष्ठ की चट्टानों के मध्य जब P तथा S तरंगों और भूपृष्ठ की चट्टानों के मध्य अन्योन्य, ये लिख दिया मैंने, अन्योन्य क्रिया होती है। भूपृष्ठ की चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, तब एक नए प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तब एक नए प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केवल पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। तब एक नए प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केवल पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। ठीक है, लिखा। तब एक गति करती हैं जो केवल पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं, जो केवल पृथ्वी की सतह पर गति करती है, कॉमा धरातलीय तरंगें कहलाती हैं, कॉमा धरातलीय तरंगें कहलाती हैं, ठीक। ठीक है, लिखा। अब लिखो, यदि ये अधिकेंद्र पर, अधिकेंद्र क्या है यानी यहाँ पर, इधर पहले एक बार समझो इसको, पहले समझ लो फिर इसके बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये ऐसे कर सतह थी पृथ्वी की, ठीक है। यहाँ पृथ्वी का कहीं केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र, गोल अगर बनाएंगे पूरे तो पृथ्वी का ये केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र। लेकिन भूकंप मान लिया, भूकंप मूल ये है, ये भूकंप मूल का मतलब जो फोकस, ठीक है। यानी भूकंप की ऊर्जा यहाँ से मुक्त होगी भूकंप की तरंग में, तो भूकंप की तरंगें ऐसे अवतल पथ बनाते हुए चलती है, ठीक है, ऐसे पहुँच रही हैं। तो हमने मान लिया कि ऐसे पहुँचते पहुँचते ये सबसे कम डिस्टेंस ये क्या हो गया हमारा एपीसेंटर, ठीक है। तो एपीसेंटर ये हुआ, और ये जो भूकंपी तरंगें हैं पी और एस वेव, तो सबसे पहले पी मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक। हालांकि भूकंप यहाँ पे भी आएगा, सब जगह जहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जहाँ पे आता है, तो ऐसे बोलते हैं जब भी भूकंप आता है तो पूछते हैं एपीसेंटर कहाँ है, कहीं भी देखना, तो क्या दिल्ली की इस जगह पे सबसे पहले भूकंप आया, या नेपाल की इस जगह भूकंप है, बाद में ऐसे सब जगह झटके महसूस किए गए, बाद में एक सबसे पहले यहाँ होगा, बाद में झटके सब जगह महसूस करे जाएंगे, ठीक है। तो ये से बोलते हैं एपीसेंटर, सबसे पहले कहाँ पर आया, ठीक। तो ये एपीसेंटर हुआ। तो एपीसेंटर के बाद में अब क्या है, हमने लिखा है कि जब पी और एस तरंगों और भूपृष्ठ की चट्टानों, यानी जो भूपृष्ठ है ऊपर वाले से बोलते हैं भूपृष्ठ, जो सतह है पृथ्वी की इसे भूपृष्ठ बोलेंगे, क्रस्ट। और यानी कि क्रस्ट हम देखें, भूपृष्ठ पढ़ेंगे इतना मोटा हम जीरो से देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे 0 से 12 उसमें असमबद्ध डिस्कंटिन्यूटी में बांटा गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ते पढ़ेंगे पृथ्वी की। लेकिन आप तक समझो कि जो ऊपर चट्टानें हैं, तो जो भूकंप की तरंगें आ रही हैं और जो यहाँ से नीचे से जा रही हैं, तो पी तरंग और एस तरंग और भूकंप चट्टान, इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है। तो क्या है, कुछ तरह एक नए प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केवल पृथ्वी की सतह, यानी कि यहाँ से जो पृथ्वी की सतह पूरी ये गोल है, इस पृथ्वी की सतह पे खाली बस मूव करेंगी, नीचे उनसे मतलब नहीं, पृथ्वी की सतह पर केवल चलती हैं, उनको धरातलीय तरंगें बोलते हैं। अब क्या है,
अब हम जो लाइन लिखने जा रहे हैं वो लिख रहे हैं, यदि जो भूकंपीय तरंग जो है ये धरातल तरंग है वो एपिसेंटर यहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो क्या करती है यहाँ से ऐसे पूरा ये ऐसे करती हैं, मतलब डिस्टेंस अपनी कवर करती हैं, एपिसेंटर शुरू होकर धरातल पूरी सतह से घूम के आती हैं और वापस यहीं पे आ जाती हैं, यानी कि ऐसे निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी और वापस यहीं पे आ जाएंगी। ठीक, यानी अधिकेंद्र शुरू होंगी तरंगे धरातल तरंगे और अधिकेंद्र पे वापस आएंगी। इसलिए ये सर्वाधिक दूरी, मतलब ये सबसे सर्वाधिक दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेती है, पूरी पृथ्वी घूम के फिर से वापस यहीं पे आना है इनको, तो सर्वाधिक दूरी तय कर रही है, इसलिए इनको एल वेव्स भी बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं। हमने लिखा था ना कि धरातलीय तरंगे और या करके लिखा था दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे ने क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे अधिक दूरी तय करती हैं। पी वेव तो क्या हुई, यहाँ से ये फोकस है, यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची और यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, पी वेव तो ये होगी, इनकी दूरी कम है इनके मुताबिक, और एस वेव की दूरी ऐसे ही ऐसे घूम जाएंगी। लेकिन जो धरातलीय तरंगे पूरी पृथ्वी को घूम के वापस एपिसेंटर पे आ रही हैं, इसलिए इनको दीर्घ तरंगे बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, और बाकी हम आगे और लिखेंगे। अब लिखो, यदि ये अधिकेंद्र पर, ये कौन, ये धरातलीय तरंगे, यदि ये तरंगे अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती हैं, यदि ये तरंगे अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती हैं, तब संपूर्ण पृथ्वी की सतह से होते हुए पुनः अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। तब संपूर्ण पृथ्वी की सतह से होते हुए यदि ये तरंगे अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती हैं, यानी अधिकेंद्र से शुरू होंगे, अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती हैं, तब संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी की सतह से होते हुए पुनः अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, पुनः अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। अतः ये भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। सतह पर होती है, पुनः अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। पुनः अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। अतः ये भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। अतः ये भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। अतः ये भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इसलिए दीर्घ तरंग कहलाती हैं। इसलिए दीर्घ तरंग कहलाती हैं। ठीक है, लिखा? बताओ, देखना, ये इसलिए सर्वाधिक दूरी तय करती हैं और ये इसलिए दीर्घ तरंग कहलाती है। ठीक है, बाकी हमने पीछे जब डायग्राम बनाया था तो उसमें देखा था कि दीर्घ तरंगे यानी जो एल वेव्स, इनको लॉन्ग वेव्स को, ये एल वेव्स यानी लव वेव्स और एल वेव्स में होती हैं, दो तरह के, वो वहीं पे लिख रहे हैं। तो ये दो आगे बस हमें पी और एस, पी एस एल, ये 3 वेव पढ़नी है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आएंगे आपके आएंगे तो, लेकिन ध्यान रखने के लिए लव वेव्स और रैले वेव्स में ऑलरेडी आगे डिवाइड हो जाती हैं तरंगे। बाकी हमने बताया पी एस्टिक तरंग, एस एस्टिक तरंग, पी जी तरंग, एस जी तरंग। हाँ, अब वो आगे बढ़ाएंगे, वो आगे आएंगे, मतलब जो नाम है व्यक्ति का ना, ऐसे कुछ नहीं, लव का मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं, ये नाम है उनके व्यक्तियों का, तो उनके अपने नाम पे रह इनके नाम पे पढ़े, उन्होंने खोजा खाजी करी, लेकिन हमें आगे को, हाँ, उनके नाम पे, ऐसा नहीं वैसे वो पढ़े। लेकिन लॉन्ग वेव्स आप समझे, क्योंकि ये सबसे लंबी दूर तय करें, इसलिए लॉन्ग वेव्स बोले, दीर्घ तरंगे बोलने लगे। अब लिखो कि इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों की विशेषता होती हैं। इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों विशेषताएं, ऐसे लिखो, इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों विशेषताएं, यानी कि कैसे चलेंगी ये, अभी स्प्रिंग की तरह भी चलेंगी और ऐसे भी चलेंगी। आप सोच रहे हो, इसकी वीडियो देखना, ठीक है, ऐसे सर्च में आना, थोड़ा सा ये देखना कि जो धरातल तरंगें, सरफेस वेव्स कैसे चलती हैं, तो पी तरंगों की तरह भी चलेंगी, ऐसे ऐसे भी चलेंगी। ठीक है, दोनों विशेषताएं, मतलब पी तरंगों या अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या है, जो ऐसे हो गया, प्रसार संकुचन, समझा नहीं? वो पी तो ऐसे चल रही है और एस कैसे चल रही है, वो ऐसे 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 चल रही है। ठीक है, तो यानी कि अब ये सोचो, ये ऐसे ऐसे भी चल रही होगी और ऐसे ऐसे आगे पीछे भी हो रही होगी, सोचो ना, यानी कि ऐसे ऐसे चलना और ये एक ऐसे ऐसे चलना, तो ऐसे ऐसे में, यानी कि ऐसे ऐसे में ऐसे ऐसे होकर चलेगी, समझा ना, यानी तरंगों करती बनाएगा, लेकिन आगे पीछे भी होते हुए चलेगा, यानी कि तरंगे ये अधिक विनाशकारी होंगी नहीं, जब कोई ऐसे भी कर रहे हो आप किसी को और ऐसे भी कर रहे हो, यानी ऐसे करने के साथ साथ ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो ये दोनों, यानी दोनों विशेषता होगी। ठीक है, अब अगला लिखो, ये तीनों माध्यम में, और तीनों माध्यम में चलेंगी, ठोस द्रव गैस, ये तीनों माध्यम में चलती हैं। लिखो फटाफट, ये तीनों माध्यम यानी ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं।
ठोस द्रव गैस, ठीक है। अब ठोस द्रव गैस में चलेंगे तो प्लास्टिक अवस्था में भी चलेंगी ना, ठीक। ये बात समझ में आई। अब लिख लो अगला पॉइंट, लिख लो इसलिए ये सर्वाधिक सबसे अधिक विनाशकारी होती है, इसलिए ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। सबसे कम विनाशकारी कौन सी है? पी वेव, और सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी है? एल वेव। तो पी एस एल समझ में आया, सबसे अधिक विनाशकारी, ठीक। इनका वेग लिख लो, इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक, ठीक। इनका वेग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। P और एस एल में हमने देख लिया, P, S और L, ठीक। ये देखो इधर हमने क्या देखा, P, S, L। तो P जो ये वेव्स है हमारी, ठीक है। तो P वेव्स, S वेव, L वेव्स। इसमें जो सबसे ध्यान रखनी है कि ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये दोनों अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों, ठीक। ये क्या है, इनका वेग कितना है, 8 से 14, इनका वेग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सबसे कम विनाशकारी, ये सबसे अधिक विनाशकारी, इसकी तुलना में ये कम, इसकी तुलना में ये ज़्यादा विनाशकारी, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। और क्या है, और क्या निकाल सकते हो, ये पुश पुल होकर चलती हैं, पुश पुल की तरह ऐसे चलेंगी, ये ऐसे ऐसे चलेंगी, ठीक है। यानी ये आगे पीछे आगे ऐसे चलेंगी, और ये ऐसे तो चलेंगी ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे भी चलेंगी, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। और क्या निकालोगे, और ये क्या है, तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये केवल सॉलिड में, ठीक है। और थोड़ा बहुत वो प्लास्टिक अवस्था, पी लिख लो इसको ऐसे, प्लास्टिक अवस्था में, और ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में चलेंगी, ठीक है। ये पी एस एल वे में समझ में आ रहा है तरीके। और क्या बच गया, और बाकी बस हो गया, वेग भी लिख लिया, सबसे कम विनाशकारी हो गया। तो पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये हमें 3 ध्यान रखनी है, समझ में आ गई वेव इनको। और ये सबसे अधिक दूरी तय करती हैं दरअसल पूरी पृथ्वी पे, यानी कि यहाँ से एपिसेंटर यहाँ पे बना, तो यहाँ से पूरी पृथ्वी घूम के आ जाएंगे, वापस यहीं पे आ जाएंगे, इनको लॉन्ग वेव बोलते हैं, ठीक। और कुछ नहीं लिखना है इसमें। पी एस एल वेव समझ में आ गया, जल्दी में अब ऐसे कर रिवीजन मान लेना, ऐसे करके कहीं बना लेना, कोई इसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पी एस एल वेव, पी और एस वेव की तुलना में ध्यान रखो, तो दे देंगे पी वेव ऐसे करती हैं, एस वेव ऐसे करती है, तो उसमें पहचानना होगा पी वेव की ये विशेषताएं और एस वेव की ये विशेषताएं, ठीक। अब हमें क्या देखना है, अब हम तरंगे समझ गए। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपकी कैसे बनेगी, यानी कि अब एक ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग करके, ये लोग टेक्सटिंग करके पता करते हैं, मॉडल बनाए, मतलब ऐसा नहीं है अंदर जाके देख लिया। हमने बोला ना कि अप्रत्यक्ष स्रोत हैं ये हमारे, यानी कि हम अनुमान लगाएंगे अब इन तरंगों के माध्यम से कि पृथ्वी की आंतरिक की संरचना कैसी होगी, ठीक है ना। तो अभी हेडिंग डालो, भूकंपीय तरंगों, लिखो भूकंपीय तरंगों और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगे ऐसे लिखना, भूकंपीय तरंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमने भूकंपीय तरंगे जान लिया। अब आप इन्हीं के माध्यम से जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। अब कुछ बिंदु लिखेंगे हम, भूकंपीय तरंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी यहाँ तक हमने देखा कि ये भूकंपीय तरंगे हो गई, ठीक। अब हम देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें क्या है, भूकंपीय तरंगों से हमने कैसे पता लगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक।